अद्य भृगुवासरः अथवा शुक्रवासरः अश्विन कृष्ण एकादशी दिनांक 21 अक्टोबर 2022 रसरत्न समुच्चय रसायन चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्ग कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। खेचर पंचमे षष्ठे सिद्धेर्मिलति सप्तमे विष्णु समदिनम जीवेत जीवन मुक्तोष्टमे भवेत्। तो एक मास का कितना फल, 2 मास का कितना फल वगैरह वगैरह इस प्रकार से 8 मास में वो जीवन मुक्त हो जाता है, इस प्रकार का बताया गया है। तो ये ज्योतिषमती तेल का रसायन प्रयोग इस प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसको अगर हम कर सकेंगे और कम मात्रा में प्रयोग कर सकेंगे तो भी अच्छा रहेगा। अथ त्रिवार्षिकम रसायन भूमावर भूमौ अरत्निमात्रायाः ताम्रं तैलेन पूरयेत् षण्मासं तापयेद् ऊर्ध्वं मृदुना तुषवन्निना पीत्वा माशादिनिष्कान्तं तत्त्रिवर्षान् काय शेवटचं छवि है महाकवि ही। पृथ्वी में अरत्नी मात्रा में 1 हाथ लंबा चौड़ा तथा गहरा गर्त गड्ढा बनाकर उसमें ताम्र के पात्र में तेल रखकर भरकर रख दे और उसके उपमुख पर शराब रखकर तथा कपड़ मिट्टी कर गर्त को मिट्टी से समतल बना दे। इसके बाद उसके ऊपर भूसी की मंद आंच से 6 मास तक तपाता रहे। 6 मास के बाद निकाल कर तथा छान कर शीशे में भरकर रख ले। इसके 1 मासा की मात्रा बढ़ाते हुए एक निष्ठ 4 मासा तक पान करे। उसके बाद 4 की मात्रा के प्रतिदिन 3 वर्ष तक पान करे। इसको 3 वर्ष तक पान करने से जराब व्याधि से मुक्त होकर महाकवि हो जाता है। तिल तल या मालकांगनी तेल का ग्रहण करें।
अजीब है। टीका देखते हैं क्या है। अरत्निमात्रायाः प्रसारित कनिष्ठाङ्गुलिमुष्टिप्रमाणेन खनितायाम् इत्यर्थः। भूमौ ताम्रं ताम्रपात्रं तैलेन तैलतैलेन ज्योतिष्मति तैलेन वा माशादि निष्कान्तं माशं माशानां माशं माशमाणादारभ्य षाण्मादम् इति यावत् अरत्नी मितगर्तमध्ये तिलतैलपूर्णं ज्योतिष्मति तैलपूर्णं वा ताम्रपात्रं निधाय मृत्तिकादिना उपरि भागम् आवृत्य स्थापयेत्। तदुपरि मृदु तुषाग्नि षण्मासं यावत् ज्वालयेत्। षण्मासान्ते च उद्धृत्य मासमाणम् आरभ्य कर्मविजा चतुर्मासं यावत् वर्षत्रयं सेवेत इति। अजीब है। तो भवेत कवि ही, ये एक फलश्रुति बताई गई है उसकी कि उसके जरिए कवि बन जाता है इस प्रकार से। तो प्रतिभा क्या है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। और वो कैसी आती है, मूल रूप से होती है, उसको सुधार सकते हैं या नहीं है, इस प्रकार के काफी मुद्दे उठते हैं। What should be the rationale of giving specific depth of one aratni inside the soil? नहीं बता सकते। शायद बात यह होगी कि तुषाग्नि का जो है ऊपर करने का, उसकी पहुंच वहां तक ही होगी। उसके और नीचे या ऊपर रहेंगे तो शायद जल जाएगा या फिर आँच नहीं मिलेगी। ये शायद बात हो सकती है, लेकिन 6 महीने तक इस प्रकार से तुषाग्नि चलाते रहना है तो काफी लंबा समय इस प्रकार का है। और ये डायरेक्ट हीटिंग, इनडायरेक्ट हीटिंग है, डायरेक्ट हीटिंग तो नहीं है इस प्रकार। उसको तो ढक्कन तो डालना पड़ेगा, वही ताम्र का ही रहेगा। यहाँ ढक्कन डालने का कोई बताया नहीं है सर। और ये तेल है, पहले वाला ज्योतिष्मति तेल या ज्योतिष्मति तेल अलग सिर्फ, या तिल तेल, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कवित्व महाकवि हो जाता है। ये थोड़ा अजीब है कि ऐसे कोई किसी को कवि बना सकता है क्या? प्रतिभा इस प्रकार से व्यक्त हो सकती है क्या? ये एक अजीब मुद्दा है। और ये प्रतिभा बहुत सारी चीजों में हो सकती है, गाने में हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में हो सकती है, कोई लिखने में हो सकती है, नाटक में हो सकती है, कई जगह प्रतिभा इस प्रकार की होती है। और फिर जिनको मूल रूप से है, नहीं नहीं, मार्केट में कैसा अवेलेबल है, तो नहीं है मार्केट में। मैंने भी पहली बार इस प्रकार का देखा है प्रयोग, और तेल का इस प्रकार से। तो अगर करना है तो ये तुष बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध होना चाहिए, और एक कॉन्स्टेंटली उसको देखने वाला कोई व्यक्ति चाहिए कि ये बुझ नहीं गया, इस प्रकार से चल रहा है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे कि ये त्रिवार्षिक रसायन है इस प्रकार से। फलश्रुति बाकी कुछ नहीं लिखी है, सिर्फ महाकवि इस प्रकार का बताया गया है, तो शायद इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तैलप्रस्थं घृतप्रस्थं चतुष्प्रस्थं पयः पचेत् द्विप्रस्थं शेषं तत्पीत्वा मासं त्रिपुरुषायुषः।
ये थोड़ा आसान है। तैलप्रस्थ और घृतप्रस्थ और चतुप्रस्थ पयः, ये दोनों मिलके एक एक प्रस्थ हो गए तो चतुप्रस्थ का दो दुगना ही हो गया दूध। विप्रस्थ शेषम तत्पीत्वा, तो दो प्रस्थ रखना है, तैल और घृत रह जाएगा। मासम त्रिपुरुषायुषः, तो पुरुष का आयुष जो है त्रिगुण हो जाता है, त्रिगुण हो जाता है। वृत्तिकादिना उपरि पात्रम आवृत्य, विप्रस्थ शेषम तत्पित्वा मासम मासेन प्रस्थद्वयं तत्यमकं पीत्वा त्रिपुरुषायुषः त्रयाणां पुरुषाणां समाहारः। त्रिपुरुष तादृशम् आयु यस्य तथा विधा पुरुषायुन्तु पंचदिनाधिक सविंशति वर्षशतम, पंचदिनाधिक तो 120 बरस और 5 दिन ये पुरुषायुष बताया गया है। तो ये शायद कृतयुग का नहीं, कलियुग का ही प्रमाण है, लेकिन कलियुग के भी शुरू का प्रमाण ऐसा हो सकता है, इसके आधार पर कालगणना हो सकती है। कवी ज्ञानी यार्थी असेल, स्मृती बुद्धी एटसेट्रा वरून एटसेट्रा वाढून महा जीवनी महद महाज्ञानी हो तो, लेकिन ज्ञानी होना एक अलग बात है और कवि होना एक अलग बात है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये प्रतिभा सभी को नहीं होती, और इसीलिए कुछ लोग उसके आधार पर बड़े बन जाते हैं। गदी माडुलकर हो, सुधीर फड़के हो, या फिर पु ल देशपांडे हो, या कालिदास वगैरह, इस प्रकार के पुराने जमाने के कवि हो, इनकी एक अलग प्रतिभा है। तो उनको उस समय में कुछ सूझता है और वो जो कृति बनाते हैं, चाहे लेखन हो, चाहे कोई चित्र हो, कोई गाना बजाना हो, गाना गाना हो, वगैरह वगैरह, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो ये प्रतिभा, अभी एक यहाँ पे दिग्विजय वैद्य करके है संगीत में, उन्होंने मराठी में एक किताब लिखी है, कलायुर्वेद इस नाम की, है तो लिखी मराठी में, लेकिन सूत्र पद्धति से लिखी गई है और छोटे छोटे सूत्र है। मैं पूरी पढ़ नहीं पाया एक्चुअली, मैं उसके प्रकाशन समारोह में गया था। तो उनकी दिलचस्पी इसमें है, संगीत में खास करके है। और प्रतिभा ये 8वां धातु मानना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। जैसे सप्त धातु है, वैसे ओज को हम ले सकते हैं, लेकिन ओज से ये काफी अलग इस प्रकार का है, 8वां धातु उसको मानना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। अब प्रतिभा निर्माण हो सकती है, नहीं हो सकती है, जो है वो बढ़ सकती है क्या, ये अलग बात है। पु ल देशपांडे की एक किताब में वो सखाराम घट ने बताता है कि मैं कब आऊं, तो आपके प्रतिभा साधन के समय छोड़कर कभी भी आप मुझे बुलाइए, इस प्रकार से। प्रयास हा प्रतिभेचा प्राणवायू आहे। प्रयास ही प्रतिभा का प्राणवायू है, ऐसा सत्य कुरतड़कर नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा है। तो ये हास्यास्पद है। इस प्रकार से प्रयास करके प्रतिभा बढ़ती है तो अलग बात होगी। गीत रामायण लिखा नहीं गया, हो गया। ऐसा है कि हम सोच समझ कर लेखनी हाथ में लेके लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरे मन में स्फुरण हुआ, बुद्धि में स्फुरण हुआ, लिख दिया बस। उसको उस प्रकार से संगीत दे दिया।
तो ये काफ़ी मुश्किल मामला है कि कवि का क्या मतलब होगा और प्रतिभा वास्तव में क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार के रसायनों का इस प्रकार का भी फल होता है। दीर्घमायु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः वगैरह प्रभावर्ण सर्वोदार्यम देहेंद्रिय बलम परम वाक्सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लपते न रसायना। तो प्रणति, ये जो बात बताई गई है वहां पे लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये भी शायद उसका रीजन हो सकता है कि उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी हो जाती है कि वो जो कुछ निर्माण करते हैं उसके आगे सब झुक जाते हैं। प्रणति का मतलब ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रतिभा पर असर हो सकता है, ये एक अजीब है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन वराहाचार्येण समाषष्टि द्विगुणा मरुचकरिणा पंचच निशा। हम्म, ये इतना स्पेसिफिक 120 बरस 5 दिन ये भी काफी मुश्किल है। इतना आयु का प्रमाण होना चाहिए इस प्रकार का। त्रिपुरुषाय शब्देन दिनपंचदशाधिक षष्टिवर्ष शतत्रयम् भवति। तो इसको 3 गुना कर देंगे तो 375 प्लस 15 दिन, इस प्रकार से दिनपंच अष्ट षष्टिवर्षत्रयम् शतत्रयम् भवति। एतद् रसायनसेवी तादृशायुषी भवेत् इत्यर्थः। Even same kind of description available for obtaining abraka from certain place of certain earthly depth, never understood the reason. ये स्तर होते हैं और शायद उस स्तर में अच्छा अभ्रक मिलता है, ये बात हो सकती है। अब इन खनिजों का निर्माण कैसे होता है ये एक देखना चाहिए। मैं रानीगंज गया था और वहाँ अभ्रक की बड़ी खनी है। आप कहीं भी जाते जाते आपको अभ्रक मिल जाता है, वैसे भूमि पर ही पड़ा रहता है। इस प्रकार से खोदेंगे तो शायद ये एक अर्थ नहीं, खोदने के बाद अच्छा अभ्रक मिलेगा, ये बात हो सकती है। तो उस भूमि की ये विशेषता रहेगी कि उसमें इस प्रकार से अभ्रक निर्माण होता रहता है। और फिर जो एक अरत्नी हस्तक के यहाँ पे होगा वो सबसे बढ़िया अच्छा इस प्रकार का होगा, ये बात हो सकती है। तो शायद उसको देखे। तैलम पिबेत घृतक्षोदर क्षीरान्यतम मिश्रितम कुर्याच्च तैलमध्वाज्यैर्नस्यं क्षीरघृताशिनः भुक्त्वा शतायुः षण्मासात् सहस्रायुर्भवेन्द्रः। अरे बाप रे। तो तैलम पिबेत घृत क्षौदर क्षीरान्यतम मिश्रितम। तो घृत क्षौदर क्षीर, इनमें से कुछ भी मिलाकर तेल पीना है, इस प्रकार से। कुर्याच्च तैलम अध्वाज्य ही नस्यम, तो तैलम अध्व आज्य, इससे नस्य करना है। क्षीर घृताशिना, और घृत और क्षीर के साथ खाना खाना है। तो ये इससे देखा जाए तो ये सिंपल है। आसान, ज्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं है। भुक्त्वा शतायु षण्मासात्, तो षण्मासात् सहस्रायुर्भवेत् नरः, शतायु भवेत्, और सहस्रायु कैसे बनेगा? भुक्त्वा भोजनानन्तरं पिबेत् तैलमध्वाज्य मिश्रितेन नश्यञ्च कुर्यात् क्षीरघृताशनः इति पाठ साधु। हाँ,
सहस्रायु का संबंध कहाँ से है ये नहीं पता लग रहा। षण्मासात 6 मास में शतायु हो जाता है। और 6 मास करेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज पता नहीं लग रहा। तो बेसिकली विधान तेल पीने का है। तो ये एक विधान किसका है और बाकी चीजें क्या है, ये एक बात देखनी पड़ेगी। तो तेल पीना है वो क्षौद्र, घृत या क्षीर, इन सभी किसी में से भी एक से, अन्यतम मिश्रितम। एक दूसरी जगह सगळे सभी ग्रंथों में आता है घृत, मधु, दूध और पानी एक द्वितीय समस्तशः। तो मुझे मैंने जब ये पहली बार पढ़ा तो मैंने सोचा कह रहे कितना आसान है। फिर बाद में पता चला कि नैसर्गिक कुछ भी नहीं है, पानी भी हमारा क्लोरिनेशन होकर आता है। दूध देसी गाय का हो, अच्छी तरीके से पालन पोषण किया हो तो ठीक है, उसी से घी बनता है तो ठीक है, शहद भी नेचुरल फॉर्म में मिलना चाहिए। तो ये सब इकट्ठा लेने से फायदा होगा, इस प्रकार से है। अभी जो पंचामृत का प्रचलन बढ़ गया है, खास करके ये बालाजी तांबे की किताब के बाद। और यहाँ मंदा वेलनकर मैडम भी उसका प्रयोग करती थी बालकों में, खास करके पुष्टि के लिए। लेकिन ग्रंथों में घृत, मधु और दूध, ये तीन बातें तो बताई गई है। दही उसमें नहीं है, शर्करा नहीं है। तो इन 3 बातों को रसायन के स्वरूप में बताया गया है। तो वैसा भी उसका सेवन कर सकेंगे। केवल मध उसमें डालना है तो दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो सर्पिर वातपित्त प्रशमनानाम और मधुश्लेष्म पित्त प्रशमनानाम, इस प्रकार का। तो ये त्रिदोष शामक हो जाता है। रसायन है ही इस प्रकार से। और नित्यं क्षीरकृताशिनम, ये भी बात बताई गई है, क्षीरकृताशिन, ये तो ये भी रसायन करने वाला इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से शतायु या सहस्रायु इस प्रकार का हो जाता है। ये काफी आसान इस प्रकार का है, तो उसके बारे में सोचना है। और पंचामृत के जगह दूध, मध और घृत, ये अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें तो तेल का निर्देश है, केवल भुक्त्वा शतायू होतो आणि 6 महिने घेतले तर सहस्र वर्ष जगेल। वो भुक्त्वा का अन्वय नस्य से है या नहीं है, नीचे टीकाकार ने नस्य से अन्वय किया है। तो पहले पीबे थे घृतक क्षीर वगैरह इस प्रकार से, और फिर क्षीर घृताशिन मध्वाजेर नस्यम। तो शायद ये बात हो सकती है केवल नस्य करने से शतायु और षण्मास दोनों का प्रयोग है, पीने से और नस्य करने से सहस्रायु, ये बात कदाचित हो सकती है। या केवल इसी पर रहने से, दूध, मध और घृत इसी पर रहने से षण्मासात सहस्रायुर्भवेर नरः। एक तपन कुमार ने एक अजीब बात बताई थी। कैंसर के बारे में उनका लेक्चर हुआ था, और सभी जो दवाइयाँ देनी है उसमें तेल, घृत देना है, दूध देना है, शहद देना है, इस प्रकार से बताते थे। और उनका कहना था बाकी कुछ हो ना हो, इससे तो रसायन परिणाम मिलने वाला है। दूध दूध और घृत के साथ दवाइयाँ लेने से, इस प्रकार से। सिर्फ एक बात होती है कि वो भी पचाने वाला अग्नि नहीं है तो कैसे करेंगे।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना दूध लेना है। भूख नहीं लगती है तो नहीं लेना है। जब भूख लगे तभी लेना है और जितनी भूख है उतना ही लेना है। ये मैं कैटेगोरिकली कहते रहता हूँ। तो शुरू में 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि दूध गया ही नहीं बिल्कुल या थोड़ा-सा ही गया वगैरह इस प्रकार से। लेकिन एक 3-4 दिन के बाद भूख बढ़ने लगती है और दूध जाने लगता है। और मैं ये भी बताता हूँ कि आपके घर में घी होगा, इतना दूध ले रहे हैं 1 से 2 लीटर तक, तो घी बनेगा, तो वो भी दूध के साथ ले सकते हैं। तो अब इसको तो रेफ़रेंस मिल गया कि इस प्रकार से दूध और घी, वैसे क्षीरकृताभ्यास और रसायनानाम ये रेफ़रेंस है ही इस प्रकार से। सिर्फ़ उसमें क्षौद्र कब डालना है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। अगर कफ प्राधान्य है तो शायद हम क्षौद्र की बात कर सकते हैं इस प्रकार से। त्रिफला, त्रिकटु, शहद, घी ये बताया है सभी कैंसर पेशेंट को तपनसन ने। तो ठीक है। वैसे इसमें त्रिमदा ऐड करेंगे। त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद। व्यवसांगिनी वेल त्रिफला मुस्तैस्तुल्य मयोरजा, ये जो पाठ है। तो आयोरजा यहाँ पे है, वात व्याधि में इसमें गुग्गुल डाला गया है। तो नवकार्षिक गुग्गुल इस प्रकार का। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ अजीब है और पांडुरोग में आया है वास्तव में। व्यष्टांगिन वेल त्रिफला मुस्तैस्तुल्य मयोरजा। तो इसमें चित्रक है, अग्नि है, विडंक है और मुस्ता है, त्रिफला त्रिकटु है ही इस प्रकार से। तो मैंने व्योषादि नमक करके चूर्ण बनाया है घर क्लिनिक में, उसका प्रयोग कभी-कभी करता हूँ। और खास करके नाखून जब इस प्रकार से बदलने लगते हैं, रंग बदलने लगता है उनका, तो उसमें ये व्योषादि नमक भलीभांति काम करता है। वो धातुओं की निर्माण को सुधारता है, इस प्रकार का है। धान्वंतर सॉफ्ट जेल कैप, गं गंधतेल सॉफ्ट जेल कैप जरा नाशक करू शक, शकता, इझी टू टेक, त्यात पण दूध, तूप, तिल-तेल आहे. धान्वंतर सॉफ्ट जेल कैप्सूल, गंधतेल सॉफ्ट जेल कैप्सूल। हाँ, धान्वंतर के आवर्ती तेल भी मिलते हैं। मैंने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन 7 आवर्ती, 21 आवर्ती इस प्रकार के भी मिलते हैं। और ये पाठ वास्तव में सूतिका के बारे में आया है। वाग्भट शायरस्थान 2 दूसरे अध्याय में, वहाँ पे तो वो बलातेल लिखा है उसको, लेकिन धान्वंतर तेल से ये पाठ उपलब्ध है और उसका 21 आवर्ती इस प्रकार से बनाएंगे तो ये काफ़ी वीर्यवान इस प्रकार का हो जाता है। और वैसे ही क्षीर गुड़ की 101 आवर्ती ये भी मिलती है, केजी 101 इस प्रकार से नाम से। तो वो भी इस प्रकार से रसायन कार्य करने वाली इस प्रकार की होगी। तो इसमें बेसिक तेल है, लेकिन जब आवर्ती बन जाता है तो उसमें घी बन जाता है। इतनी बार जब दूध डालते रहते हैं और उतनी बार पाक करते रहते हैं, तो वो दूध के जरिए घी उसमें आना शुरू हो जाता है और अंतिम स्वरूप उसका घी जैसा हो जाता है। तेल शुरू में था, लेकिन अभी अंत में घृत ही बन जाता है। और इतना सारा अग्नि संस्कार होने के कारण ये वीर्य वृद्धि उसमें होती रहती है। एक लखनऊ में एलोपैथी का सर्जन है, और उसके परिचय में कोई एक बूढ़े वैद्य है, जो 98 वगैरह इस प्रकार से कुछ है। तो उस सर्जन का व्याख्यान मैंने 2 बार सुना किसी कॉन्फ्रेंस में।
और वो रसशास्त्र का कट्टर पुरस्कर्ता है वो सर्जन खुद। क्योंकि उसने उसके रिजल्ट्स उस वैद्य से देखे हैं। उसने एक अजीब लॉजिक लगाया था कि षड्गुण बल जा रहे थे रस षड्गुण बलि जा रहे थे रस सिंदूर, ये जो है तो आप उतने उसमें उष्णता कितनी जाती है ये देखो। और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर सूत्र लगाओ तो आपको एनर्जी कितनी है उसमें समा गई ये आपको पता चल जाएगा। तो ये शायद बात हो सकती है लोगों को समझाने के लिए। लोग ये E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये समझ पाते हैं, वो ये नहीं मानते कि ये इस प्रकार की रस औषधि में इतनी बड़ी शक्ति होगी इस प्रकार से। लेकिन उस उतनी उष्णता उसमें अगर समा गई है तो ये निश्चित वीर्यवान इस प्रकार का होगा। और उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स उसके देखे हैं। तो ये पुरस्कर्ता है, ये सर्जन है खुद, फिर भी पुरस्कर्ता है आयुर्वेद के रसशास्त्र का खास करके। तो इन बातों को ध्यान में रखना है जब इस प्रकार के शतपाकी सहस्त्रपाकी तेल बनते हैं। सहस्त्रपाकी भी आया है उसको बनने में कितने दिन लगेंगे, ये सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है, उसको बनने में कितने दिन लगेंगे। तो सूक्ष्मता उसमें आ जाती है, नैनो पार्टिकल्स बन जाते हैं वगैरह, एक तरीका देखने का इस प्रकार का है। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी उष्णता उसमें समा जाती है और उतनी उष्णता समाने की उसकी क्षमता है, ये बहुत बढ़िया है। इतने बार करने से कोई वस्तु जल जाएगी लेकिन ये जलती नहीं है, उस सभी उष्णता को समा लेती है और आखिर में ये अग्नि तत्व ही काम करता है। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। तो इस प्रकार के जो योग है जिसमें बार बार वो प्रोसेस की जाती है, चाहे आवर्ती स्नेह हो, चाहे सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म हो, या इसी प्रकार को कोई और इस प्रकार के योग हो, उनकी एक अलग खासियत इस प्रकार की रहेगी और उनको भली भांति हमें समझना पड़ेगा। तो ये त्रिकटु त्रिफला, त्रिकटु वैसे भी एक अग्नि के लिए अच्छा है और त्रिफला रसायन है, ये दोनों चीजें हैं। वैसे पिपली भी रसायन है लेकिन त्रिकटु का रोल ज्यादा कैटालिटिक एक्शन इस प्रकार का और अग्नि को बढ़ाना इस प्रकार का है। इसमें चित्रक मुस्ता और विडंग ये जोड़ देते हैं, त्रिमद जोड़ देते हैं, तो शायद अच्छा काम करेगा इस प्रकार से। तो देखते हैं, सोचते हैं कि कैंसर के मरीजों में या अन्य किसी मरीजों में जहां रसायन की आवश्यकता है, अग्नि बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वहां अच्छी तरीके से काम करेगा। ये धानवंतर तेल का तो मैंने ज्यादा प्रयोग नहीं किया है। मैं KGN, ये KG 101, ये जो है क्षीर गुरुचि, उसका प्रयोग कर रहा हूँ, या क्षीर बला तेल का प्रयोग करता हूँ लेकिन ठीक है, धानवंतर के बारे में भी सोच सकेंगे और प्रयोग में ला सकेंगे। उसकी फलश्रुति भी काफी वाइड है। भुक्त्वा शताय क्षण मासात सहस्रायुर्भवेन्द्र। तो शायद नस्य केवल करेंगे तो क्षण मास में शतायु, और नस्य और खापान उसका ये करेंगे तो शायद सहस्रायु ऐसा होगा। अभी ठीक तरह से पता नहीं लग रहा है। गर्भिणीमध्ये ही पंचामृत देतात तर द्यावे का नाही, एक्चुअली इन्होंने प्रचलन में लाया है बालाजी तांबे ने। कुछ नया होना चाहिए, इस प्रकार से शायद होगा। वैसे पंचामृत का संयोग विरुद्ध होने पर भी शास्त्र सम्मत इस प्रकार का थोड़ा सा है और इसलिए दे सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में जो है दूध और घी ही है, मक्खन है एक पर्टिकुलर मास में। बाकी सभी में दूध और घी का ही प्रयोग है पंचामृत का प्रयोग नहीं है। तो काय पंचामृताचे हाँ आहे कुठेतरी, मला अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी जगह पर पंचामृत का है वर्णन इस प्रकार का। हाँ,
और दूसरी एक बात ऐसी है, मैंने एक लेख लिखा था कि प्रकृति समसमवाय विकृति विषम समवाय के बारे में। जब खाने पीने में, आहार विहार में विकृति विषम समवाय होता है, तो उस विकृति विषम समवाय को दूर करने के लिए औषधियों का या आहारों का विकृति विषम समवाय उपयोगी होता है, जो विपरीत काम करता है इस प्रकार से। और खास करके कुष्ठ में जब विरुद्धान ये प्रधान हेतु है, तो ये आपातकालीन, आपातता जो विरुद्ध है पंचामृत का संयोग वो अच्छा काम करता है, भीतर लेने से भी, अब बाह्य से भी। बाह्य सोरियासिस के मरीज में बहुत सारी रुक्षता होती है तो पंचामृत लगाकर स्नान करवाना, और फिर बाद में मुस्तादी उद्वर्तन जो कुष्ठ चिकित्सा में आया है वो लगवाना, ये काम अच्छा करता है। उसके पहले अगर हम तक्रधारा कर लेते हैं, तक्रधारा फॉलोड बाय पंचामृत का स्नान फॉलोड बाय उद्वर्तन, मुस्तादी उद्वर्तन, इस प्रकार से, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, ये देखा गया है इस प्रकार से। तो विरुद्धार्शन जनित इस प्रकार के कुष्ठ में ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का काम करता है। तो गर्भिणी में मैं तो नहीं मानता देना है, बच्चों में देते हैं हाँ, पण कंडू के लिए तो उपयोगी होगा, किकविस वगैरह के लिए भी, लेकिन मुझे लगता है कि गर्भिणी अवस्था में ग्रंथ के अनुसार ही चले। बाद में बच्चों को दे सकते हैं, पुष्टि करने वाला है इस दृष्टि से दे सकते हैं, और रसायन है इस दृष्टि से, इसमें दही का संबंध नहीं है लेकिन ये पंचामृत स्नान देवों के लिए जो बताया गया है वो किस सिलसिले में बताया गया है, और शर्करा स्नान है ये क्या है, ये एक अजीब चीज है उसमें तो घृत, मधु और शर्करा, ये एक अजीब संयोग इस प्रकार का है कि शर्करा भी वैसे वातपित्त प्रशमन करने वाली, सरपीर भी वातपित्त प्रशमन करने वाला, और मधु जो है वो श्लेष्म पित्त प्रशमन करने वाला, इस प्रकार का है और स्निग्ध है, केवल मधु स्निग्ध नहीं है, घृत और शर्करा स्निग्ध है इस प्रकार से। तो इसके जरिए ये कुछ अलग काम करता होगा। और वैसे सक्तु योग जो आए हैं, सम सक्तु घृताभ्यास, समसक्तु घृतप्राश, ये भी एक बताया गया है, और उसमें ये मध और शहद, ये शर्करा डाल के सत्तू बनाने हैं, ये भी बात आई है, और फिर पानी डाल के सद्य संतर्पण इस प्रकार का बताया गया है। तो उनको भली भांति प्रयोग में लाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा मधुकयन तुगाक्षीरी पिप्पली क्षौद्र सर्पिशा, तुगाक्षीरिया है एक्चुअली, पिप्पल्या मत्सौदर सर्पिशा, विडंग पिप्पली भ्यांच त्रिफला लवणेन च संवत्सर प्रयोगेण स्मृति मेधा बलप्रदा भवत्तायुष प्रदा पुंसाम जरा रोग निबर्हणी। तो ये केवल त्रिफला रसायन है, और उसके साथ में बहुत सारे द्रव्य बताए गए हैं, और इन सभी से समायुक्ता रसायन, बागबट में जो योग है, एक बरस तक इसका सेवन करेंगे तो ये रसायन इस प्रकार की बताई गई है तो इसमें हमें चाहिए कि त्रिफला अच्छी तरीके से बने चुनकर हरड़े ले ले, विभितक ले ले, आमलक ले ले, और फिर हाथ से कूटकर उसके छिलके का इस प्रकार से चूर्ण बनावे, और फिर ये चूर्ण, उसमें ये भी एक बात होती है, हिरना बेड़ा आंवला ये जो तीनों है संभाग लेने हैं, या नानल ट्रेडिशन में हरित की एक भाग, विभित का 2 भाग और अमल का 4 भाग, इस प्रकार का है तो ये रसायन में एक प्रयोग आया है प्रागुप्ता द्वे हरित द्वे विभित के चत्वारे अमलकानी। तो ये अलग अलग है, हरित की, विभित का और अमलक,
इस प्रकार से अलग अलग सेवन करना है, लेकिन एक हरितकी, दो अमलकी और चार दो विभितक और चार अमलकी, इस प्रकार का निर्देश है वहां पे। ये रसायन में ही आया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हरित की एक भाग, विभित का दो भाग और अमल का चार भाग, इस प्रकार से त्रिफला चूर्ण बनाए। और फिर वो त्रिफला मधुकेन तुगाक्षीरिया पिप्पल्या सौदर सर्पिषा, तो इस काफी आसान है। यष्टि मधु तुगाक्षरी को छोड़ो, कंट्रोवर्शियल है कैसे करेंगे। पिप्पली क्षौदर सर्पिर तो वैसे भी त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय, इस प्रकार का बताया गया है। तो इसकी अगर आदत डालेंगे त्रिफला मधु सर्पिभ्याम निशिनेत्र बलाय, तो शायद आंखों की तकलीफें कम होगी। विडंग पिप्पली भ्यांच, ये द्विवचन के जरिए विडंग और पिप्पली दोनों को साथ में प्रयोग करना है इस प्रकार से। मधुकेन तुगाक्षर्या पिप्पल्या मधुजन्मना, नहीं पिप्पल्या समायुक्ता रसायन, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, वाग्भट का जो है वो। पिप्पल्या सिंधु जन्मना, तो वहां पे सैंधव का निर्देश है। तो समायुक्ता रसायनम, एक बरस तक उसका सेवन करने से वो रसायन है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से त्रिफला बना के उसके साथ में आपको जो योग्य लगता है वो डाल के, या किसी की सलाह लेके, तो यष्टि मधु वैसे भी डाल सकते हैं। और क्षौदर सर्पिषा, ये जो यहाँ पे अनुपान बताया है वो भी कर सकते हैं। तो संवत्सर प्रयोगेण स्मृति मेधा बल प्रदान, तो एक संवत्सर प्रयोग करने से स्मृति मेधा और बल देने वाली इस प्रकार के भवत्यायुष प्रदा पुंसाम जरा रोग निभरिणी, आयुष प्रद हो जाती है जरा रोग का नाश करने वाली, जरा और रोग दोनों का नाश करने वाली। ऐसा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका एक अलग भी अर्थ होगा अगर मधुकेन तुगाक्षीरी पिप्पली क्षौद्र सर्पिषा ये करेंगे, तो तुगाक्षीरी मधु के साथ पिप्पली घृत और मध के साथ, और विडंग पिप्पली भ्यांच त्रिफला लवणेन, त्रिफला विडंग पिप्पली या लवण के साथ, ये तीन अलग हो जाएंगे। वाग्भट का जो है वो सिर्फ त्रिफला ही रसायन बताया है, इसमें शायद जाकर देखेंगे। हाँ, सुगोक्षीरैः पिप्पल्या अत्र त्रिफला इति पदं मधुकेन इत्यादिभिः षड्भिः पृथक् सम्बध्यते। वाग्भटो तत् त्रिफला रसायनेन सह सादृश दर्शनात्। यदाह वाग्भटः मधुकेन तुगाक्षिर्या पिप्पल्या लवणेन च पृथक् लौहैः सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा सीतया वा समायुक्ता रसायनम् त्रिफला सर्वरोगग्नि मेधाय स्मृतिबुद्धिता एवंच मधुकेन त्रिफला इति एकः, तुगाक्षरी त्रिफला इति द्वितीयः, पिप्पली त्रिफला इति तृतीयः, क्षौदर सर्पिषा त्रिफला इति चतुर्थः। क्षौदर सर्पिषा त्रिफला इति चतुर्थः, विडंग पिप्पलीभ्यां त्रिफला इति पंचमः, लवणेन च त्रिफला इति षष्ठः इति षड्योगाः। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा बहस करेंगे, ये सिंपल है ज्यादा। और एक बरस के लिए सेवन करने के लिए कहा है, वैसे भी आगे करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बारे में। और स्मृति मेधा बलप्रदा, ये भी अच्छी फलश्रुति है। तो ये अल्जाइमर वगैरह जैसे विकार है कि जिसमें स्मृति काफी कम इस प्रकार की हो जाती है,
उसके दृष्टि से ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और किसके लिए कौन सा प्रयोग करना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नीचे ये विडंग पिप्पली का अलग बताया है। पृथक लोहे सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा सीतया वा समायुक्ता समायुक्ता रसायन। सुबह में थोड़ा सोच रहा था। अग्नि इम्पोर्टेंस एंड अग्नि चिकित्सा इज प्राइमरी चिकित्सा अंडर नागरादि परंपरा सुराणी सर। तो सभी को ही करना है, कुछ नहीं तो दीपन पाचन अनुलोम रसायन कार्य होता रहेगा, ऐसा कहना है। खरोखर एक वेळा सिद्ध करत असतील का? कमीत कमी 1 वर्ष लागत असेल त्यावर तयार होण्यास। लास्ट संडे वी हैड शालाक्य ओपीडी विथ वैद्य हरिद्र दवे sir in Surat, where he was recommending Jyotishmati Tela and Churna in several nervine and optic nerve level regeneration. So here reading the importance of Jyotishmati sir, in which conditions and where we are using Jyotishmati. मैं कफप्रधान अवस्था में प्रकट करता हूँ. Sahasrapaki also mentioned in Vatavyadi. Yes. घृत तैल मध पण परस्पर बरोबर विरुद्ध आहेत असाही उल्लेख येतो, पण अनेक ठिकाणी यांचा एकत्र प्रयोग येतो, नेमके समजून घेणे अवघड जाते. घृत तैल मध परस्पर विरुद्ध यहाँ के कहाँ पे है रेफरेंस? अगर तुम्हें मालूम है तो बताओ ये, लेकिन औषधि सत्व वगैरह में सभी में ये घृत तैल मधु ये तीनों आते हैं, तीनों परम औषध है इस प्रकार से। तो ये संतर्पणजन्य रोगी मध्येच वापरावे का त्रिफला रसायन? ऐसा भी नहीं है, ये रसायन है। क्या 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 क्या? मधु सर्पिर वसा तैल पाणी आणि द्विषः त्रिषः। मधु सर्पिर वसा तैल पाणी आणि द्विषः त्रिषः एकत्र वा समावशाने वृद्धन्ते परस्परम। वहाँ कशात आहे? संग्रहातला आहे मला वाटतं. वाग्भट सूत्र वाग्भटातच आहे. नाही पण आता एक अजून एक काय प्रश्न त्याप्रमाणे आपण काय म्हणतो की मध तूप तेल हे जरी समप्रमाणामध्ये घेतलं तरी मधाचं वजन जास्त असतं, तर हा क्रायटेरिया बरोबर आहे का चूक आहे? कंपैरिजन बाय वेट और बाय वॉल्यूम ये एक अलग मुद्दा है, और कितनी मात्रा में ले रहे हैं ये भी अलग मुद्दा है। ऐशान चूर्ण मधुकृतम तैलम च सदृशांशकम ये वैशादी तुम्हें खुद ही वाग्भट ने बताया है। तो लेकिन उसके साथ में जो यशोकटिवरा शीघ्र विरंगाति विशास्त्रा वगैरह जो है पाठ, उसके अनुसार शायद उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, उल्टा बल्कि अच्छा परिणाम सुपरिणाम होता है इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो त्रिफला थोड़ी अपतर्पण करने वाली है, हरित के वैसे में अपतर्पण करने वाली है, तो संतर्पणोत्थव व्याधियों में त्रिफला रसायन अच्छा काम करेगा, ये बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद उसके साथ में अगर सुवर्ण वगैरह इस प्रकार के होते हैं तो संतर्पण भी करेगी, ऐसी बात नहीं है केवल अपतर्पण करने। और सबसे अहम अग्नि है ही, पचाने की अग्नि की क्षमता है या नहीं ये देखकर ही सभी काम करने हैं, उसको छोड़कर तो कुछ नहीं करना है, ये बात होनी चाहिए इस प्रकार से। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था, सुबह जो 5 मिनट का मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ, तो मैं एक हफ्ते 10 दिन के लिए इसमें विश्राम लेना चाहता हूँ। वैसे भी कल धनत्रयोदशी है,
और हमारे यहाँ परंपरा से शुद्ध का शारीर स्थान पढ़ना इस प्रकार की है, कोलटकर सर से शुरू हुई। अब कल के बारे में सोच रहे हैं कि वेदस कोलटकर और मेरे घर दोनों जगह होगा, जहाँ जिसको जहाँ सुविधा हो वहाँ पे आ सके, और 8:30 से 9:30 बजे तक करेंगे। मेरी भी ओपीडी है बाद में, और वो काफी ओवरफुल इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अनेक पहलू किसी भी चीज के होते हैं, आरोग्य के भी अनेक पहलू है। और सर्वांगीण दृष्टि से उसको अगर देखा जाए तो ही हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल है काम इस प्रकार का। अभी हम ड्रिवन हो जाते हैं किसी एक दृष्टि से, और फिर बाद में चलता है कि पता चलता है कि अरे ये मैंने गलत किया, इसमें ये भी बात देखनी चाहिए थी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वैद्यक से जुड़ा जो अर्थ कारण है उसके बारे में मैंने काफी बहस की थी। वैद्यक विश्व एक विहंगमावलोकन, इसमें इसके साथ में राजकारण भी है, इसके साथ में समाजकारण भी है, खेती भी है, बहुत सारी चीजें हैं कि ये इससे जुड़ी इस प्रकार से है। तो इन सभी के बारे में सोच पाना ये काफी मुश्किल हो जाता है। और समूचा दृष्टिकोण अगर सामने नहीं होगा तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग सीरीज शुरू करूँ, लेकिन अभी तक मैं करता आया हूँ वो एक्सटेम्पर बोलता आया हूँ, जो मुझे उस दिन में उस समय में सूझेगा वो मैं बोल देता था। तो अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पर एक किताब बननी है तो मैं समझता हूँ कि मैं सोच समझकर एक उसका आरेखन करके कि कौन से मुद्दे मुझे कहाँ कहाँ पे बताने हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से किताब किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब सोच कर फिर हर रोज उसका एक एक हिस्सा बोलूं, वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इससे शायद जो मकसद है वो सिद्ध हो सकेगा, और सभी पहलू उसमें आ जाए। केवल ये रोग निदान, चिकित्सा, औषध, ये इस प्रकार के पहलू तो है ही उसमें, वो तो आने ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य पहलू जो है वो भी उसमें आने चाहिए। और फिर एक बात बन सकती है, परसों एक थोड़ी सी बहस जो हुई थी संस्कृत यूनिवर्सिटी के जरिए, उनके एक बुजुर्ग बुजुर्ग संस्कृतज्ञ थे, उद्या है, कल लेक्चर है, रविवार से अगले रविवार तक बंद रहे। तो उनका कहना था कि आयुर्वेद एडमिशन के लिए संस्कृत अनिवार्य करो। उसके बगैर एडमिशन देनी ही नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने कहा प्रैक्टिकल नहीं है ये। तो बोले क्यों नहीं है? मैंने कहा भारत में से कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आधे आयुर्वेद कॉलेज है, और ये क्यों खुले हैं? केवल पैसा कमाने हेतु ही खुले हैं। कैपिटेशन फी ले सके और पैसा कमाए, इस प्रकार से ही खुले हैं। अपवाद होंगे लेकिन ये अपवाद ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सभी से एक राजकारण अर्थकारण जुड़ा रहता है, और मूल रूप से शास्त्र क्या है ये समझना और कैसे आगे बढ़ना। हम पूरे विश्व का स्वास्थ्य चाहते हैं, स्वस्थ समाज बने पूरे विश्व पर, ये चाहते हैं। तो ये बात कैसी हो सकती है? तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सोच समझ कर फिर आरंभ करूंगा। चाहे 10 दिन लग जाएंगे इसमें, लेकिन मेरे पास एक पूरा प्लान तैयार होगा कि मुझे ये बातें बोलनी है, और फिर उसके आधार पर
एक श्रृंखला बनेगी, वो शायद बहुत उसमें श्रृंखला हो, कड़ियां या कड़ियां होगी, और फिर पूरे विश्व भर में एक संदेशा दे सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इस प्रकार से। तो पॉलिटिक्स एक अलग बात है, राजकारण जो है वो, और उसका परिणाम होता ही है, हम चाहे उसको टालने की कोशिश करें, वो टल नहीं सकता। तो किस दृष्टि से कैसे वो अनुकूल बनाए, यही इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं पे रुक लेते हैं। कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।